कागज पर लिखे उन दो शब्दों ने सुराग दे दिया था, वरना उस लड़की की मौत आज भी रहस्य ही बनकर रह जाती। 24 साल की लड़की की मर्डर मिस्ट्री और कागज पर कातिल का नाम था, लेकिन असली खूनी कौन था? हर कातिल यही सोचता है कि उस तक पुलिस का पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि उसने हत्या से पहले पूरी तैयारी की थी। लेकिन सच यही है कि साजिश और तैयारी चाहे कितनी भी की हो, पुलिस कातिल के गिरेबान तक पहुंच ही जाती है। मर्डर मिस्ट्री की यह असली कहानी भी उस क्रिमिनल की है जो जेल में रहकर खुद को परफेक्ट अपराधी समझ बैठा था। वाकई उसने मर्डर की ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की थी जिसमें पुलिस को उलझना ही था, और पुलिस उलझ भी गई थी। लेकिन अचानक मिले एक छोटे से सुराग ने पहली बन चुके इस मर्डर के रहस्य को बेनकाब कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इम्मू और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विथ इम्मू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली का साउथ इलाका बेहद ही पॉश माना जाता है और उस समय ठंड भी पड़ रही थी, लेकिन उतनी भी ठंड नहीं थी जितनी दिल्ली में पड़ती है। तारीख थी 27 फरवरी 2019। दोपहर का वक्त था। करीब 4 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि दिल्ली के सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक के किनारे में बोरे में एक लड़की की लाश मिली है। चूँकि दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से बढ़ा रहा है, खास तौर पर साल 2012 में निर्भया कांड के बाद से और भी ज़्यादा, इसलिए सूचना मिलने के तुरंत बाद ही दिल्ली के सीनियर अधिकारियों से लेकर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर उसी बोरे से करीब 24 साल की एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की कुर्ती और जींस पहने हुए थी। चूँकि अभी मौसम में ठंडक थी, इसलिए लाश ज़्यादा सड़ी गली नहीं थी। हालांकि देखने से ही लग रहा था कि लाश 1 या 2 दिन पुरानी जरूर है। लाश की हालत को देखकर पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंदगी हुई है। गले और चेहरे पर भी खरोच के निशान मिले थे। वैसे ब्लाइंड मर्डर केस में किसी लाश की पहचान कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह केस काफ़ी अलग था। पुलिस हमेशा किसी भी शव की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसके कपड़ों की तलाशी लेती है। शरीर पर ऐसे निशान तलाशती है जिसके आधार पर पहचान हो सके। लेकिन पुलिस शुरुआत में जितना इसे ब्लाइंड मर्डर केस मान रही थी, असल में यह उतना था नहीं। क्योंकि जैसे ही महिला पुलिसकर्मियों ने उस लड़की की लाश की तलाशी ली, उसकी जीन्स की पड़ताल की तो उसमें से एक लेटर मिला, साथ में उसका फ़ोन भी मिल गया। अब फ़ोन और लेटर देखकर पुलिस को थोड़ी हैरानी भी हुई, लेकिन सुराग तो सुराग होता है। पुलिस ने उस लेटर और फ़ोन को अपने पास रखा, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा। लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या का शक जताया था और कातिल का पता भी दे दिया था। उस लेटर में लिखा था, मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी के रहने वाले आरुष और मैं दोनों आपस में प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आरुष पहले से शादीशुदा है। आरुष के माता पिता नहीं चाहते हैं कि मैं उससे मिलूं। आरुष के परिवार की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आरुष भी अपनी माँ से मिल गया है। आरुष और उसके 2 दोस्त मुझे डरा रहे हैं। वह काफ़ी समय से धमका रहे हैं, मेरे से पैसा मांग रहे हैं। इन लोगों ने मेरा अश्लील वीडियो बना लिया है, उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो यह तीनों लड़के ही मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर भी इसी में लिख रही हूँ। लेकिन पुलिस को लिखी गई बातें हजम नहीं हो रही थी। खैर, पुलिस को उस लेटर में तीनों का नाम, पता और नंबर मिल गया था। यह लेटर काफ़ी बारीकी से जीन्स में छुपाया गया था ताकि यह भी लगे कि उसे जानबूझकर नहीं रखा गया है। अब यह जानकारी मिलते ही पुलिस सिमरन के अंबेडकर नगर वाले पते पर पहुंचती है। वहां उसके पिता से जानकारी मिलती है कि सिमरन 25 फरवरी 2019 से ही लापता हो गई थी। काफ़ी तलाश के बाद नहीं मिली तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब लड़की की पहचान के बाद दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि कहीं यह लेटर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए तो नहीं लिखा गया है, क्योंकि जिसकी हत्या की गई उसकी जेब से यह लेटर मिलना पुलिस को अभी भी चौंका रहा था। इसलिए पुलिस ने लड़की के पिता से उसकी हैंडराइटिंग पहचानने को कहा। पिता उस लेटर को देखते ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि
हाँ, यह लिखावट मेरी बेटी की ही है। अब पुलिस को यह केस बड़ा आसान लग रहा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत उसमें लिखे आरुष नामक लड़के के पते पर पहुंच जाती है। घर वालों से पूछताछ होती है, आरुष कहीं बाहर गया होता है। इसके बाद पुलिस आरुष जहां होता है उस जगह पर पहुंचकर उसे हिरासत में लेती है। इस बीच पुलिस के सामने लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। रिपोर्ट देखकर पुलिस फिर से सन्न रह जाती है, क्योंकि पुलिस का शक सही निकला। लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर मल्टीपल इंजरी थी, यानी प्राइवेट पार्ट पर घाव के कई निशान थे। उसके साथ गैंग रेप किया गया था। इसके बाद ही उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में और तेजी लाती है और उस लेटर में लिखे आरुष और अन्य 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस को हैरानी तो तब होती है जब आरुष कहता है कि इस लड़की से प्यार करना और फिर उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं हूँ। और इसी तरह 2 अन्य लोग भी जिनका नाम लेटर में लिखा था वह भी वही बात दोहराते हैं। पुलिस को लगता है कि यह लोग जानबूझकर कहानी बना रहे हैं, इसलिए पुलिस उनका पूरा बैकग्राउंड निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता है कि आखिरी कॉल उसी सिमरन के फ़ोन से आरुष के पास आया था। इस बार पुलिस पूछताछ करती है तो वह बताता है कि हाँ, एक कॉल आया था, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, फिर फ़ोन कट गया था। लेकिन यह लड़की कौन है और कहाँ रहती है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। यहाँ तक कि कभी इसे अपने दोस्त या फिर किसी पहचान वाले के साथ भी नहीं देखा है। कई घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस मरने वाली लड़की और आरुष की पिछली कई महीनों के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है। उसमें चेक करती है तो यह बात सही साबित होती है कि इससे पहले कभी भी दोनों में बात नहीं हुई थी। इस तरह पुलिस की जांच फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू होती है। अब पुलिस सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच शुरू करती है। दिल्ली के सरिता विहार में रेलवे लाइन के किनारे जहां लड़की का शव मिला था उसके आसपास वाली रोड की सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करती है। इस दौरान एक बड़ा सुराग मिलता है जिसमें एक संदिग्ध होंडा सिटी कार दिखाई देती है। अब इस कार के बारे में पता लगाया तो जानकारी मिली कि इस कार को पूरे दिन के लिए रेंट पर बुक किया गया था। अब पुलिस उस कार बुक करने वाले की तलाश में थी, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिल पाया। इस बीच पुलिस ने सिमरन के 24 और 25 फरवरी की कॉल डिटेल भी निकाली, जिसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर सिमरन की पहले कभी बात नहीं हुई थी और दोनों फ़ोन की लोकेशन सरिता विहार में ही थी। लेकिन वह नंबर यूपी के मुजफ्फर का था और जिस पते और नाम पर उस सिम कार्ड को खरीदा गया था वह फर्जी निकला। हैरानी वाली बात यह भी थी कि उस नंबर से सिर्फ सिमरन को एक ही कॉल किया गया था। इसके अलावा उस नंबर से अन्य किसी को भी कभी कॉल नहीं किया गया था। इस तरह पुलिस को सर्विलांस और सीसीटीवी से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता है। इस तरह किसी तरह से कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिलने से पुलिस अभी उधेड़ बूंद में थी। उसी समय लड़की के पिता भी लगातार यह पता लगाने में जुटे थे कि अगर उनकी बेटी किसी को प्यार करती थी और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो कुछ ना कुछ उसने कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। इसके अलावा बेटी के लेटर की हैंडराइटिंग चेक करने के लिए उन्होंने उसकी कई कापियां और डायरी देखी, तो उन्हीं में से एक डायरी में सिमरन के पिता को 2 शब्द लिखे मिले। पहला शब्द था प्रसाद, दूसरा शब्द था जॉब और फिर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इस नंबर पर सिमरन के पिता ने कॉल किया और पूछा कि बेटी ने कभी जॉब के लिए फ़ोन किया था क्या। तो उधर से जवाब मिलता है कि हाँ, वह सिमरन को जानता हूँ, लेकिन 20 से 25 दिन पहले फ़ोन पर नौकरी के लिए उसकी बात हुई थी, फिर कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से पहली बार में फ़ोन आते ही उस शख्स की आवाज़ लड़खड़ाई, उससे सिमरन के पिता को शक हो गया। उन्होंने उस नंबर और प्रसाद के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि वाकई में घटना से 20 दिन पहले ही उस नंबर पर सिमरन से बात हुई थी और वह नंबर भी शक के दायरे में आ गया। इसलिए पुलिस ने कोई बड़ा सुराग नहीं मिलने की स्थिति में इस पर भी दांव खेला। उस नंबर की लोकेशन निकाली, खासकर घटना वाले दिन की। तब पता चला कि यह नंबर और उस लड़की का नंबर उसी लोकेशन पर था।
अब पुलिस उसकी डिटेल निकालकर उसे हिरासत में लेती है। पहले तो वो कई घंटे इधर उधर की बात करता रहा। उसी बीच पुलिस को घटना वाले दिन होंडा सिटी कार को रेंट पर लेने वालों की भी जानकारी मिल जाती है और उन्हें भी जब हिरासत में लिया गया तो पूरा केस ही खुल गया। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई उससे साफ हुआ कि इस पूरी घटना में ना उस सिमरन का कोई लेना देना था और ना ही लेटर में लिखे उस आरुष का। पूरी कहानी कुछ और ही थी। असल में जिसका नाम सिमरन की डायरी में प्रसाद लिखा था उसका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। घटना से कई महीने पहले ही वह चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल गया था। जिस लाकअप में दिनेश बंद था उसी में मर्डर का आरोपी धनंजय और बुराड़ी से पकड़ा गया बंटी भी था। यहाँ पर दिनेश और धनंजय अच्छे दोस्त बन गए और जेल में ही धनंजय और बंटी की लड़ाई हो गई। यह भी पता चला कि बंटी के परिवार के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। घटना से 2 महीने पहले ही धनंजय और दिनेश को जेल से जमानत मिल गई, जबकि बंटी अभी भी जेल में ही था। ऐसे में जेल से आने के बाद दोनों एक साथ ही रहने लगे और खतरनाक साजिश रचने लगे। इन दोनों ने प्लान बनाया कि बंटी के भाई आरुष को मर्डर के केस में फंसा देंगे तो वह जेल चला जाएगा। इसके बाद उसके 200 गज के खाली एक प्लाट पर कब्जा जमा लेंगे। जमीन पर कब्जा जमाने और कानूनी दांवपेच में इनकी मदद करने के लिए 20 वर्षीय सौरभ भारद्वाज नाम का युवक भी तैयार हो गया। अब इन दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने और उन तक पुलिस भी पहुंच न सके इसकी तैयारी में जुट गए। चूंकि दिनेश और धनंजय जेल जा चुके थे इसलिए उन्हें पता था कि पुलिस मोबाइल सर्विलांस के जरिए उन तक पहुंच सकती है। पुलिस घटना वाले दिन के कॉल को जरूर चेक करती है, इसलिए यूपी के मुजफ्फरनगर जाकर पहले एक नया फ़ोन और फर्जी नाम व पते पर सिम कार्ड खरीद लेते हैं। उस नंबर से किसी से बात नहीं करते हैं। अब इनके सामने चुनौती थी कि किसकी हत्या कर इन्हें फंसाया जाए। जाहिर है किसी लड़की की हत्या कर फंसाए तो मुश्किल हो सकता है, इसलिए दिनेश प्रसाद ने प्लान किया कि वह अपनी एक पहचान वाली लड़की की दोस्त को अपने जाल में फंसाए। उस लड़की को नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए अपनी दोस्त के जरिए उसी सिमरन से संपर्क करता है, उसे नौकरी का झांसा देता है। सिमरन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए जब नौकरी का ऑफर मिला तो सिमरन मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब आखिरी बार दिनेश और सिमरन की बात हुई तो उसके बाद दिनेश ने सिमरन से 20 दिनों तक फ़ोन पर कोई बात नहीं की ताकि उस पर शक ना हो। घटना वाले दिन यानी 25 फरवरी 2019 को दिनेश ने नए सिम कार्ड और फ़ोन की मदद से सिमरन को कॉल करता है। यह बताता है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए वह दूसरे के नंबर से कॉल कर रहा है। फिर कहता है कि सरिता विहार में उसका एक इंटरव्यू करा देगा। अब नौकरी की तलाश में सिमरन वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर सौरभ, धीरेन्द्र और दिनेश तीनों मौजूद थे। एक फ्लैट पर ले जाकर सिमरन से यह ज़बरदस्ती करते हैं और फिर जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लेते हैं। अब उसके साथ गैंग रेप करने की धमकी देकर एक कागज़ पर सिमरन से वह लेटर लिखवाते हैं और जब सिमरन लेटर लिख देती है तो उसके बाद तीनों उसके साथ गैंग रेप करते हैं। फिर फ्लैट में ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद छोटे मोटे क्राइम करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रकेश से संपर्क करते हैं। दोनों को 5 से 10 हज़ार रुपये का लालच देते हैं और उन्हीं के नाम से किराए की रेंटल टैक्सी बुक कराते हैं। ऑनलाइन इस टैक्सी को पूरे दिन के लिए बुक करते हैं। इसके बाद रहमुद्दीन और चंद्रकेश के जरिए सिमरन के शव को बोरी में डालकर रेलवे लाइन के किनारे देर रात में फेंक आने की बात करते हैं। इससे पहले सिमरन के हाथों लिखे उस लेटर को उसकी जीन्स में डाल देते हैं। इसके साथ ही उसके मोबाइल फ़ोन को भी उसके जेब में डाल देते हैं ताकि उनका कोई सुराग न मिल सके। इसके अलावा लड़की के पर्स और फर्जी पते पर खरीदे सिम कार्ड व फ़ोन दोनों को किसी नाले में फेंक देते हैं ताकि उससे जुड़ा कोई भी सबूत पुलिस को कभी मिल न सके। अब यह आरोपी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाए और हम उसकी ज़मीन पर कब्जा करके तीनों आपस में बंटवारा कर ले। लेकिन उससे पहले ही परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हट गया। इस तरह दिल्ली पुलिस ने 4 मार्च 2019 को मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया और सभी आरोपी को जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों को जागरूक कराना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी क्राइम से रिलेटेड सच्ची घटनाओं को हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।